नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम पॉइंट्स। सम पॉइंट्स में पहला नंबर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को ही सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। कोई पूछेगा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। बहुत बार इसका डिफिनेशन पूछा जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन विच कंप्लीट्स ओनली इन वन स्टेप इज कॉल्ड क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, लिखेंगे द रिएक्शन विच कंप्लीट्स ओनली इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें ना हम एक रिएक्शन ले रहे हैं 2A प्लस बी से P। ठीक है, और सिंपली इसका बोल दे रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग सीखे थे कि रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n। तो किसका कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। तो इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n। तो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट में कौन कौन है, एक A है और एक B है। अब पावर में क्या देते हैं, m और n। तो ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगा, देखो हम यहाँ पे क्या किए, रिएक्शन दे दिए ये वाला और लिख दिए कि इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। पहले कुछ लिखा नहीं हुआ था, सिंपली रिएक्शन दिया हुआ था और रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा था। यहाँ पे ही रिएक्शन दे दिए और बोले कि ये जो है ना ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, राइट डाउन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n। तो किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन अब इसका पावर n नहीं देंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। तो A के पीछे जो रहेगा 2 है, तो ये पावर में 2 आ जाएगा। B के पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 अंडरस्टूड होगा। तो यही हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या समझे भाई, अगर सीधे ये रिएक्शन दे देता और बोलता रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो सीधे लिख देते R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पे पावर n। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसके बाद बोला है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तो हम लोग K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर m B पे पावर n नहीं लिखेंगे। जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा वही ऑर्डर बन जाएगा, वही पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई रिएक्शन देके अगर बोल दिया रहे एलिमेंट्री रिएक्शन है और उसके बाद उसका राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेगा, तो क्या करेंगे, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा वही पावर में चला जाएगा। तो ध्यान में रखना है ये बात, अच्छा बात है ना। चलो नीचे में सेकेंड करके हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को ही टी हाफ से भी डिनोट करते हैं और टी 50% से भी डिनोट करते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखा रहे तो समझ जाना कि हाफ लाइफ है। क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा, जैसे जैसे समय बढ़ता है रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। तो वैसा टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए मतलब प्रोडक्ट बना ले, उसी को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। फिर से एक बार,
वैसा टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट कर जाए मतलब प्रोडक्ट बना ले, उसी को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो इसका भी डिफिनीशन बहुत बार पूछा जाता है, खूब अच्छे से इसका लैंग्वेज याद करेंगे। कोई पूछेगा व्हाट इज हाफ लाइफ, तब बोलेंगे द टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। लिख लेंगे, द टाइम इन विच half of reactant get react is called हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ को डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो टी हाफ या टी 50%, कहीं पे भी अगर टी हाफ लिखा रहा है या टी 50%, समझ जाना ये क्या है, हाफ लाइफ है। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक। उसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम पॉइंट्स। पहला नंबर क्या पढ़े, एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा नंबर हाफ लाइफ, 3 करके सम एग्जाम्पल्स फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिक्स्ड। कुछ वैसा एग्जाम्पल जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम लोग को कोई रिएक्शन दिया गया है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं बता पाते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देते हैं, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर एन, है ना। तो वो एन क्या है ये तो नहीं ना बता पाते हैं। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन है तब वो बता सकते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वही पावर में डाल देंगे। लेकिन सिंपली कोई रिएक्शन दिया गया है तो उसका रेट लॉ नहीं बता पाते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता रहेगा तो रेट लॉ भी बता देंगे ना, एकदम पूरा परफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन धर के। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता रहेगा तो फिर जनरल बताना होगा, एम एन ऐसे करके बताना होगा। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स है, वो हम लोग को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनाने में यूज आता है, उसका अप्लाई करना है। जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2। ठीक, इसका रेट लॉ होता है R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पे पावर 1। कुछ नहीं लिखे मतलब 1 अंडरस्टूड है। तो ये रिएक्शन तुम लोग को याद नहीं करना है, सीधे ये रिएक्शन देख के ना, जैसे ही देखेंगे ना कि N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दिल में रख लेना है कि फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, समझ जाना हाँ फर्स्ट ऑर्डर है। अब कहीं कहीं पे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 लिखा रहता है, फिर आगे ये भी लिखा रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर है। कहीं कहीं पे सीधे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 लिख के और कुछ कुछ बात किया रहता है, क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, वहां पे पकड़ना होगा कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो यही चीज कि कभी देखे ना तो दिल में आ जाना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये भी याद नहीं करना है, ये तो अपने तुम लिख लोगे यार, खाली इतना बस कि ये देखना ना बस फर्स्ट ऑर्डर, तो अपने लिख लोगे ना। रेट लॉ इसका था आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है ना, अब दिमाग में रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर था, पावर 1 हो गया। तो रेट लॉ भी याद नहीं रखना है, बस खाली देख के दिल में कर लेना है कि हाँ ये कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। दूसरा नंबर जैसे H2 प्लस I2 से 2HI, ये रिएक्शन देख दिया हुआ है, ये रिएक्शन देख के दिल में कर लेना है H2 का भी ऑर्डर 1, I2 का भी 1। ओवरऑल ऑर्डर मतलब सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो 2 हो जाएगा, H2 का 1, I2 का 1, इतना दिल में रखना है। अब इसका रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये नहीं कि बाद में इसमें MN दे देना, अरे कुछ नहीं लिखे हैं मतलब 1 अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी 1 अंडरस्टूड है, दोनों का जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका ये भी नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, ऐसे कि H2 का 1, I2 का 1, तब ना रेट लॉ लिख पाएंगे। अगर कभी कभी ऑर्डर बोल देता है, कभी कभी रेट लॉ बोल देता है, तो दोनों दिमाग में रखेंगे H2 का 1, I2 का 1, तब लिख देंगे आराम से। रिएक्शन नहीं रटना है, खाली यही फ्रेम करना है ना। तीसरा नंबर H2 प्लस Cl2 से 2HCl। ठीक, इसको देख के H2 0 Cl2 0,
सब एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि इसका ये है तो इसका फिक्स होता है, उसलिए दिमाग में रखना है हम लोग को, है ना। ये नहीं सोचना ये कैसे पता चल जा रहा है कि इसका वन, इसका वन वन, इसका जीरो। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली बताया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली अप्रोच किया गया है, और वही हम लोग को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो H2 0 Cl2 0, तो क्या लिख दे, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 0, Cl2 पे पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट CH3CHO से CH4 प्लस CO। ठीक है ना। तो जैसे ही ये देखेंगे ना, दिल में आ जाना चाहिए 3/2, इसका ऑर्डर 3/2। CH3CHO से CH4 प्लस CO, ऑर्डर 3/2। तो क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO पे पावर 3/2। कहीं पे भी रिएक्शन देखे लिखा हुआ ना, आ जाना चाहिए दिल में 3/2। फिर रेट लॉ तो लिख ही लेंगे आराम से, है ना। 5वां नंबर, 2NH3 से N2 प्लस 3H2। ठीक है, एमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसमें कंडीशन है भाई, इसमें क्या कंडीशन है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। सुनाई दिया। अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बहुत ज्यादा रहेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका रेट लॉ क्या लिख देंगे, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे पावर 0। और दूसरा कंडीशन है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बहुत कम रहेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। तो क्या लिखा जाएगा, रेट लॉ R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पे पावर 1, है ना। तो यही दो कंडीशन इसमें दिमाग में रखना है। तो कभी भी एमोनिया का डिकम्पोजिशन हो तो ये 0 ऑर्डर भी हो सकता है और फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 ज़्यादा होगा तो ऑर्डर 0, अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कम होगा तो ऑर्डर 1। ठीक है, लास्ट एक, (2O3 से 3O2। ठीक है, ये रिएक्शन है। इसका रेट लॉ R इज इक्वल टू के इंटू O3 पे पावर 2 और O2 पे पावर -1। अभी तक जितना भी रिएक्शन हम लोग देखते थे सब में रेट लॉ जब भी लिखते थे तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का सब में रहता था। ये एक लौता ऐसा है जिसमें O3 मतलब रिएक्टेंट भी है और O2 मतलब प्रोडक्ट भी है। थोड़ा सा टेंशन आ रहा होगा यार, सब में तो रिएक्टेंट का रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ कभी भी लिखते हैं तो रिएक्टेंट लिखते हैं, इसमें प्रोडक्ट भी आ रहा है। क्यों आया ये अभी टेंशन नहीं लो, इस चैप्टर के लास्ट में प्रूफ होगा। ठीक, कि क्यों आया। जब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात को प्रूफ करेंगे, फिर बताएंगे भी कि पीछे आया था, इसका चर्चा करेंगे। अभी बस खाली इतना दिल में रख लो कि कभी भी 2O3 से 3O2 रहे तो R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 पे पावर 2, O2 पे पावर -1, मतलब O3 से 2 और O2 से -1 ऑर्डर, है ना। ओवरऑल ऑर्डर अगर देखोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ये। और ये कैसे हुआ, प्रोडक्ट क्यों आया, ये सब बात किया जाएगा लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में। ठीक है ना। तो इतना एग्जाम्पल जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स होता है, खूब यूज आता है, अच्छे से दिमाग में कर लेना है। ठीक, रिएक्शन नहीं रटना है, सिर्फ ये देख के, इस इधर इधर नहीं देखना, खाली इसको देखना और N2O5 देख के दिल में ले आना कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर, H2 1, I2 1, ऑर्डर बोल रहे हैं ना, H2 0, Cl2 0, CH3CHO 3/2। जैसे ही देखना, दिल में लाना, अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बहुत ज्यादा होगा तो ऑर्डर 0, अगर बहुत कम होगा तो ऑर्डर 1। और 2O3 से 3O2 तो R इज इक्वल टू के इंटू O3 पे पावर 2 और O2 पे पावर -1। इसको दिमाग में रखना है हम लोग को अच्छे से। ठीक है, तो सम पॉइंट्स में 3 चीज पढ़ लिए, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा हाफ लाइफ, और तीसरा कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स होता है।
अब हम लोग देखेंगे कि देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो रिएक्शन है नेचर में वो या तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से होता है, या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से होता है, या तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से होता है। फिर से एक बार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन मतलब 99% रिएक्शन जो है वो या तो जीरो ऑर्डर का होता है, या तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, या तो सेकेंड ऑर्डर का होता है। बहुत कम ऐसा रिएक्शन होता है जो और कोई कोई ऑर्डर का होता है, ये तीनों को छोड़ के ज्यादातर यही तीनों का होता है। उसमें से भी सबसे ज्यादा जो होता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये तीनों में भी सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होता है वो किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहे न्यूली बॉर्न बेबी के बारे में, समझ जाना इसमें स्ट्रोंटियम दिया हुआ है या कैल्शियम दिया गया है, समझ जाना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिलेगा भी, जब हम आगे बनाएंगे, हम लोग होमवर्क देंगे, बनाओगे तो उसमें मिलेगा भी क्वेश्चन। जैसे ही न्यूली बॉर्न बेबी देखना, समझ जाना हाँ कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डीके, जैसे ही टर्म लिखा हुआ रहे कहीं रेडियो एक्टिव डीके, पूछेगा कि जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी, रेडियो एक्टिव डीके, प्लांट्स का बनना या उसका खत्म होना, दोनों में से कुछ भी रहे, क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ये एक्चुअली फर्स्ट में भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है, तो खैर वो तो वहां पे पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर का ऑर्डर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। बहुत सारा रिएक्शन जो है ना फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, इसमें जैसे हम देखेंगे तो ये कौन सा ऑर्डर का हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का। ये सेकेंड ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर, ये 3/2 ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। क्या देख रहे हैं इसमें? 3/2 इतना में एक है, बाकी सब या तो जीरो का है, या तो फर्स्ट का है, या तो सेकेंड का है। उसमें भी फर्स्ट का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो नेचर में ज्यादातर रिएक्शन कौन कौन सा ऑर्डर का पाया जाता है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑर्डर। तो तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों को डिफाइन करेंगे। तो नीचे में हेडिंग डालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और उसका जीरो पावर होगा, तो उसी को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। फिर से एक बार, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और उसका पावर जीरो होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? जीरो ऑर्डर। तो लिख लेते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ concentration of reactant in the rate law expression is called zero order reaction। ठीक है, तो लैंग्वेज याद कर लेना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो बोल देंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लिख देना है जीरो ऑर्डर का। तो अभी जो हम लोग सम एग्जाम्पल्स फॉर विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिक्स्ड लिखे थे, उसी में से एक लिख देंगे।
तो इसमें से एक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, H2Cl2 वाला, इसका 0 ऑर्डर है ना, तो यही लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 से 2HCl। इसका अगर रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 0 और Cl2 पे पावर 0। ठीक है भाई, ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। अब इसमें नीचे में ऐसे पॉइंट करके मेथड टू फाइंड Ct एंड T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, टी हाफ तुम लोग समझ रहे हो, हाफ लाइफ को बोलते हैं, अभी अभी देखे हैं। Ct मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो जीरो होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचा, तो उसी को बोलेंगे Ct। 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचा, उसी को क्या बोलेंगे Ct। 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचा, उसी को क्या बोलेंगे Ct। मतलब कुछ समय होने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बचा, उसी को क्या बोलेंगे Ct। तो तुमसे कोई पूछेगा Ct क्या है, तो कंसंट्रेशन एट टाइम t। Ct क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। और टी हाफ क्या है, तो हाफ लाइफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए Ct और टी हाफ निकालना है। ठीक है, देखते हैं। कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं A से P, और चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो ये लिखेंगे। अब इसका हम लोग को देखो भाई क्या निकालना है, Ct और टी हाफ निकालना है। ठीक, हम लोग इसका डिराइव कर रहे हैं, Ct निकालेंगे और टी हाफ निकालेंगे। तो A से P लिख दिए, इसका रेट लॉ क्या लिख दिए, R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका रेट दोनों तरह से लिख देना, एक तो कंसंट्रेशन बाई टाइम वाला से, यही दो तरह से सीखे हो ना, एक कंसंट्रेशन बाई टाइम वाला से और एक रेट लॉ वाला से। तो कंसंट्रेशन बाई टाइम वाला से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए रिएक्टेंट है ना, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू इसके लिए प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी। ये हो गया कंसंट्रेशन बाई टाइम वाला। अब रेट लॉ वाला, रेट लॉ वाला क्या हो जाएगा, के इंटू कोई चीज पे पावर 0 तो 1 होता है, वो लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब क्या करेंगे कि रिएक्टेंट वाला सिर्फ उतार देंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला के। ठीक, अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए को जनरल ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सी। तो क्या हो जाएगा, ये डी सी। अब इस सबको इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो माइनस के डी टी डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी मतलब एकदम छोटा सा कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन। डीटी मतलब एकदम कम टाइम। डी किसी के पीछे लग जाता है, मतलब डिफ्रेंसिएशन वाला ना, तो एकदम छोटा सा, एकदम कम। हम लोग को ना सी निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो क्या करना होगा, अभी तो एकदम कम कंसंट्रेशन है, कम टाइम है, हम लोग को कम पूरा कंसंट्रेशन निकालना है। तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेशन करना होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि बहुत छोटा सा रहे और छोटा 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 बहुत सारा मिला देना है, तो क्या बन जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसमें क्या कर दिए, इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। इसका लिमिट डाल दिए सी नॉट, इसका सी टी, इसका लिमिट 0 और इसका कथी टाइम। अब बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीसी क्या होता है। तो मैथ वाले सर बताए हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है। कैसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स है, पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब एक्स पे पावर 0 इंटू डी एक्स पे पावर 0 1 होता है ना, और एक्स पे पावर n का फॉर्मूला बताए हुए हैं, एक्स पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो एक्स पे पावर 0 प्लस 1 तो 1, अब बाई n प्लस 1 मतलब 1। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। उसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई,
इंटीग्रेशन ऑफ डीपी पी, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी सी, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी टी। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीसी क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। तो सी लिख दिए। लोअर लिमिट बोल रहा था सी नॉट, अपर लिमिट बोल रहा था सी टी इज इक्वल टू माइनस के। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा? टी। लोअर लिमिट बोल दिए 0, अपर लिमिट टी। ठीक। अब हम लोग जानते हैं पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर क्या डालते हैं? लोअर लिमिट। तो सी के जगह पे पहले अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा? सी टी माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो सी नॉट इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट टी माइनस 0, तो ये टी ही हो जाएगा। सी टी को अकेले कर दो, सी टी को अकेले करोगे ये माइनस सी नॉट इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सी नॉट माइनस के टी हो जाएगा। तो पहला हम लोग को यही निकालना था, सी टी निकालना था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो तुमसे कोई पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी टी बताओ तो क्या बोलोगे? सी नॉट माइनस के टी बोलोगे। सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अच्छा ये सी टी क्या है भाई? तो क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, है ना। अच्छा इस सी नॉट क्या है? तो क्या बोलेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन। के ऑलरेडी हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यहाँ पे तो एक ही लिखेंगे, पीछे ऑलरेडी लिखे हुए हैं तीनों, है ना। और टी को क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। ठीक है, टी को टाइम बोलेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी टी क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? सी नॉट माइनस के टी। अब टी हाफ निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ के लिए एक छोटा सा बात दिमाग में रखना है कि कभी भी हाफ लाइफ निकालना हो तो सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई टू होगा एंड टी इक्वल टू टी हाफ होगा। इतना बात दिमाग में रखना है कि कभी भी हाफ लाइफ निकालना होना तो सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई टू होगा। क्योंकि हाफ लाइफ का डिफिनेशन अभी सुने हो कि द टाइम इन विच आधा रिएक्टेंट रिएक्ट। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या था? सी नॉट था। आधा रिएक्ट हो गया, इसका मतलब क्या बच गया? आधा टाइम पे, हाफ लाइफ पे क्या बच गया? सी नॉट बाई टू। तो उसी लिए हाफ लाइफ के लिए सी टी क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई टू हो जाएगा एंड टी क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, बोलो सी टी के जगह पे सी नॉट बाई टू पटक दें इक्वल टू सी नॉट ही, अब माइनस के टी के जगह पे क्या रख देंगे? टी हाफ। ये माइनस के टी हाफ है, इसको इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? के टी हाफ। ठीक, इधर क्या हो जाएगा? सी नॉट, सी नॉट आई सी नॉट बाई टू इधर जाएगा तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई टू। अब टी हाफ को अकेले कर दो, टी हाफ को अकेले कर दोगे तो सी नॉट बाई टू के हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हुआ भाई? सी टी इक्वल टू क्या हो गया? सी नॉट माइनस के टी और टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई टू के, सी नॉट बाई टू के। अच्छे से याद रख लेना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई टू के। ठीक है, अब सुनो, सीबीएसई बोर्ड वाले को क्या करना है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, और ये एक बार देख लेना है, समझ लेना है, सोच लेना है कि कैसे कैसे हुआ, लेकिन बार बार प्रैक्टिस नहीं करना है डेरिवेशन को, सीधे रिजल्ट याद रख लेना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलेंगे कि सी टी इक्वल टू क्या, तो बोलोगे सी नॉट माइनस के टी, और टी हाफ इक्वल टू क्या, तो क्या बोलोगे? सी नॉट बाई टू के। तो सीबीएसई बोर्ड वालों को क्या करना है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन, एग्जाम्पल और सी टी और टी हाफ का फॉर्मूला। और जब भी सी टी और टी हाफ का फॉर्मूला याद करना ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना, सी टी सी नॉट माइनस के टी और टी हाफ सी नॉट बाई टू के, तो बैक ऑफ द माइंड ये जरूर लाना कि वो रिएक्शन ए से पी के लिए है। वो किसके लिए है? ए से पी के लिए है। अगर यहाँ पे 2a से p कर देंगे तो फिर उसके लिए चेंज हो जाएगा, अब एकदम हल्का सा चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा अभी बताएंगे, अभी टेंशन मत लो। तो बैक ऑफ द माइंड ये लाना जरूरी है, जब भी बोलेंगे ना, बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी टी क्या, तो बोलोगे सी नॉट माइनस के टी, तो एक बार जरूर अंदर से सोचना कि ये से पी के लिए बोल रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या, तो सी नॉट बाई टू के, एक बार सोचना जरूर कि किसके लिए बोल रहे हैं? ए से पी के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड वाला के लिए हो गया कि डिफिनीशन, एग्जाम्पल और सीटी और टी हाफ का फॉर्मूला। बिहार बोर्ड के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है और 4 साल से कंटिन्यू पूछ रहा है, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 5 मार्क्स में तुम देखोगे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा।
हेलो सर, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्यों बोल रहे हैं इसे? अरे यार, तीनों का सेम चीज है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जैसे लिखवाएं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे क्या लिखवा दिए, जीरो पावर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन लिखवाएंगे तो फर्स्ट पावर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का लिखवाएंगे तो सेकेंड पावर। एक का याद कर लो, मजा लेते रहो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में, एकदम सेम चीज यही लिखो। बस यहाँ पे जीरो पावर, वहां पे फर्स्ट पावर, वहां पे सेकेंड पावर। फायदा होता है पढ़ाई करने का, अच्छा रहता है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर डिफाइन करने के लिए बोर्ड में 4 साल से पूछ रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि नहीं, फर्स्ट जीरो ऑर्डर भी पूछ सकता है। और अगर बाय द वे फर्स्ट ही ऑर्डर पूछ दे, जीरो ऑर्डर ना पूछे, तो क्या दिक्कत है यार? इसी यही कंसेप्ट तो वहां पे भी लगेगा, सेम यही चीज उधर में भी लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा। तो 5 नंबर में पूछता है तो खाली डिफिनीशन और एग्जाम्पल और फॉर्मूला लिख रहे थे तो काम नहीं चलेगा। तो बिहार बोर्ड वाले को क्या करना होगा कि डिफिनीशन, एग्जाम्पल और ये पूरा डेरिवेशन यहां तक का लिखना होगा 5 नंबर में। 2-3 बार रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत अच्छा से हो जाएगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा। जैसे क्लास 10 में ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है मैथ में, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल या प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। कंसेप्ट यही है, वो चेंज करते रहता है, कभी रूट 2 पूछ दिया, कभी रूट 3 पूछ दिया, कभी रूट 5 पूछ दिया। ये जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ते होगे ना, देखते होगे कि उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करने से आता है। जो प्रैक्टिस कर लेता है ना, लेट रूट 2 बी रेशनल, फिर रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, फिर पूरा लिख लाख के नीचे में लिख देता है हेंस रूट 2 इज रेशनल। तो 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेता है ना, वो खूब आराम से लिख देता है। जो कोरिया सब होता है, जो नहीं प्रैक्टिस करता है, वो फिर नहीं लिख पाता है कभी। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो प्लीज मत छोड़ना, खूब अच्छा, ये भी नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे प्रैक्टिस 3-4 बार, नहीं। इसको फेयर कॉपी में अपना नोट्स बनाएंगे, पूरा एक बार सोच लेंगे, मंथन कर लेंगे, उसके बाद 2-3 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन को पूरा। डिफिनीशन तो खूब अच्छे से याद हो ही जाएगा, है ना। एग्जाम्पल फ्रेम कर लोगे और डेरिवेशन को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। बार बार लिख के जब प्रैक्टिस करेंगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा बात क्या रहेगा कि एकदम सेम पैटर्न पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी डेरिवेशन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी डेरिवेशन करेंगे, खूब अच्छा से आदत पड़ जाएगा। फिर आराम से अगर 5 नंबर में पूछेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड वाले को क्या करना है, डिफिनीशन, एग्जाम्पल और डेरिवेशन भी करना है, और सीटी और टी हाफ का फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले थोड़ा सा पॉज करके तुम लोग सीटी और टी हाफ का फॉर्मूला दिमाग में कर लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीटी क्या, तो सी नॉट माइनस के टी, और टी हाफ सी नॉट बाई 2 के। ये इतना दिमाग में कर लो, तब अच्छा लगेगा ये ग्राफ देखने में, है ना। फिर से एक बार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीटी क्या, तो सी नॉट माइनस के टी, टी हाफ क्या, तो सी नॉट बाई 2 के। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ। पहला ग्राफ सीटी और टाइम में, ग्राफ ऑफ सीटी वर्सेज टाइम। सीटी और टाइम में ग्राफ देखना है। कोई कोई को ग्राफ देख के बहुत टेंशन है, बाप रे, छोड़ छोड़ दो, बढ़ जाता है आगे। लेकिन ग्राफ बहुत इजी होता है, बस समझना होता है उसको, और समझ के ही करना चाहिए। कितना रटोगे जी ग्राफ को? एक दो ग्राफ थोड़ा ना कि तुम रट लोगे बस जाके एकदम बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। समझना होता है ग्राफ को, बस एक बार समझ लिए, महसूस कर लिए, फिर मजा आ जाएगा ग्राफ का क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे सीटी और टाइम में ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ये बोले रहेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऐसा नहीं सोचना अरे कैसे पहचानेंगे अपने से कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। तो वो बोले रहेगा कि सिटी और टाइम में ग्राफ बनाइए जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो तुम ऐसा कुछ फॉर्मूला सोचो जिसमें सिटी और टाइम दोनों आए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिटी और टाइम किस में आता है? सिटी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी में। तो लिख दो सिटी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। जो पहले बोले उसको हमेशा वाई एक्सिस पे डालो, जो बाद में बोले उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे डाले।
लेकिन एक्स एक्सिस का चम्मच है m, मतलब कभी भी x रहेगा तो का पीछे m रहेगा ही, m को स्लोप बोलते हैं, है ना। और ये हो गया c। अब y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। जो लोग मैथ पढ़े होंगे वो जानते होंगे स्ट्रेट लाइन में कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। जो बायोलॉजी वाले होंगे अभी समझ लो, दिमाग में रख लो कि कभी भी अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी रहता है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। हालांकि ये बात क्लास 11 में गैसियस स्टेट में भी बताए हुए हैं, अगर वहां नहीं किए हुए तो यहां कर लो, यहां भी नहीं करोगे तो कहां करोगे। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। जैसे ही ये देखे ना कि इस फॉर्मेट में आया तो दिल में आ जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। फेयर कॉपी में ये भी लिख लेना है साथ में कि हमेशा कभी भी अगर इस फॉर्मेट में आए ना तो ये रहना चाहिए। अब आगे से ये बात नहीं लिखा करेंगे, एक बार लिख रहे हैं है ना, आगे से कभी अगर ये यूज आएगा तो ये नहीं लिखेंगे। तो इसमें एकदम अच्छे से कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि कभी भी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आए तो स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। m क्या है, स्लोप है। कभी भी x रहेगा तो उसके पीछे m जरूर रहेगा। चलो ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया। अब क्या करोगे भाई, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। y एक्सिस जो पहले बोलता है उसको कहाँ डालते हैं, y एक्सिस पे। जो बाद में बोलता है उसको कहाँ डालते हैं, x एक्सिस पे। अब y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप का ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है। आई पूरा टच नहीं करवाना, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट भी है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता, खाली y इक्वल टू माइनस एम एक्स रहता तो ये पूरा टच कर जाता। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है तो ये यहीं तक छोड़ देना और इस तरह से खींचना ऐसे। इसका स्लोप लिख देना, स्लोप क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे क्या है t, थोड़ा ध्यान देना है। एक्स एक्सिस पे क्या है t, तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसको t को छोड़ के बाकी जो बचेगा, तो बाकी क्या बचा, माइनस के, तो स्लोप क्या हो गया, माइनस के। अब देखो इसका ना एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो तुमको चार गो ग्राफ बना के दे देगा, चारों को ऑप्शन में दे देगा ग्राफ, अलग अलग टाइप का ग्राफ बना के, और बोलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सीटी और टाइम में कौन सा ग्राफ होगा। अब जैसे ही तुमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला ना, सिटी और टाइम में ग्राफ बोला ना, तो तुम फॉर्मूला सोचो कि जिसमें सिटी और टाइम दोनों आ जाए। तो सिटी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिख दो। जो पहले बोल रहा है उसको वाई एक्सिस पे डालो, जो बाद में बोल रहा है एक्स एक्सिस पे डालो। वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, निगेटिव स्लोप वाला खोज के इसको टिक कर दो। तीन गो और कुछ कुछ दिया रहेगा, जैसे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ रहेगा। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, इसको टिक कर दो। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि चार को ग्राफ दे देगा अलग अलग, बोलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीटी और टाइम में कौन सा ग्राफ होगा, तो टिक कर देंगे। दूसरा तुमको ये बोले रहेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सीटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, रटने का नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सीटी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिख देंगे। जो पहले बोल रहा है वाई एक्सिस, बाद में बोल रहा है एक्स एक्सिस, आई सी। तो स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या है टी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के। चार को ऑप्शन दिया रहेगा, माइनस के, 2 के, 3 के, 5 के, तो क्या मार देंगे, माइनस के। यही दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरा फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सीटी और टाइम में ग्राफ बनेगा तो स्लोप क्या होगा। तुम आराम से सीटी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिखो, वाई एम एक्स सी डालो, स्लोप निकाल लो माइनस के। चार को ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें माइनस के है टिक कर दो, ठीक है भाई। यही दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। 2 करके लिखेंगे, ग्राफ ऑफ रेट वर्सेज कंसंट्रेशन। इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ऑफ रेट वर्सेज कंसंट्रेशन। चलो पहला अप्रोच करने आना चाहिए हमको कि ऐसा कुछ सोचे जिसमें रेट भी आ जाए, कंसंट्रेशन भी आ जाए, रेट भी आ जाए और कंसंट्रेशन भी आ जाए। ऐसा क्या है, थोड़ा सोच के देखो तुम लोग, जिसमें रेट भी आए और कंसंट्रेशन भी आए।
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, अगर रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0 लिख दें तो रेट भी आ गया, कंसंट्रेशन भी आ गया। रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n होता है ना जी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0, तो रेट भी आ गया इस साइड, कंसंट्रेशन भी आ गया। वो अलग बात है कि कोई चीज पे पावर 0 1 होता है, लेकिन आ तो गया ना दोनों, तो लिख देते हैं रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0। जो पहले बोलता है उसको हमेशा कहाँ डालते हैं, वाई एक्सिस पे। अब बाद में कंसंट्रेशन बोला था ये एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये रहेगा तब तो एक्स एक्सिस पे डालेंगे, ये तो रहबे नहीं करेगा क्योंकि कोई चीज पे पावर 0 कथी हो जाता है 1। अब 1 इंटू के क्या हो जाएगा के, तो उसको एक्स के को एक्स एक्सिस पे डालेंगे जी, कंसंट्रेशन को नहीं एक्स एक्सिस पे डालेंगे, तो इधर में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, जो पहले बोला y एक्सिस पे, जो बाद में बोला उसको x एक्सिस पे। अब y इज इक्वल टू, इधर में कंसंट्रेशन है ही नहीं तो x एक्सिस कैसे डालेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बच्चा में तुम लोग इस तरह का ग्राफ बनाया करते थे कि जैसे y इक्वल टू 2 का बोलता था तो y एक्सिस पे 2 पे जाते थे, धर के इसे खींच देते थे। y इक्वल टू 3 का बोलता था 3 पे जाते थे, इसे खींच देते थे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कुछ होगा, गए यहाँ पे खींच दिया, इसे करके हो गया, ग्राफ बन गया। समझ गए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0 लिख देंगे, उधर में y, इधर में तो ये रहेगा नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू कांस्टेंट धर के खींच देंगे ऐसे करके। एक और ग्राफ, ठीक ना, ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेज सी नॉट। टी हाफ और सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्रोच करो, सबसे पहला क्या सोचना होता है, फॉर्मूला। तो कुछ सोचो ऐसा जिसमें टी हाफ भी आए सी नॉट भी आए, तो याद किए हुए यार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई 2k, तो लिख दिए टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई 2k। जो पहले बोलता है उसको कहाँ डालते हैं, वाई एक्सिस पे, और जो बाद में बोलता है सी नॉट इसको एक्स एक्सिस पे। एक्स लगेगा तो पक्का एम एक्स भी लगेगा, और कुछ नहीं ना है जी, नहीं कि सी ओ वो डाल देना, उधर रहेगा तब ना डालेंगे जी। तो वाई इक्वल टू एम एक्स। अब y इक्वल टू एम एक्स कभी भी रहे तो दिल में ये आ जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बोलो क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है भाई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, जो पहले बोलता है उसको y एक्सिस पे, जो बाद में बोलता है उसको x एक्सिस पे। y इज इक्वल टू एम एक्स, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये हो गया। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप x एक्सिस पे क्या है सी नॉट, तो उसको छोड़ के क्या बचा, तो उसको छोड़ के ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में 2k, तो 1/2k इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन में स्लोप नहीं था कुछ, अरे यार एक्स से एक्सिस जब नहीं था तो स्लोप कहाँ से रहेगा, तो ये तो सीधे कांस्टेंट था ना y इक्वल टू, लेकिन इसका स्लोप क्या हो गया 1/2k, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, जितना भी ग्राफ बनाए उसमें ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ct निकाले और टी हाफ निकाले डिराइव करके, वो फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो अप्रोच करने नहीं आएगा, अप्रोच करने नहीं आएगा तो ग्राफ फिर नहीं बना पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 3a से p रिएक्शन दिया हुआ है, रेट लॉ दिया हुआ है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और फाइंड कंसंट्रेशन एट टाइम t, कंसंट्रेशन एट टाइम t मतलब क्या, ct पूछना चाह रहा है, और हाफ लाइफ मतलब टी हाफ पूछना चाह रहा है। तो अभी बताए थे कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ct पूछे तो क्या बोलोगे, सी नॉट माइनस के टी बोलोगे, है ना। जब ct को पूछे तो सी नॉट माइनस के टी बोलोगे, और बैक ऑफ द माइंड चलाओगे कि रिएक्शन ए से पी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिएक्शन 3a से p है,
तो सी टी लिखना है तो क्या करना, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिख देना, और यहाँ पे ए के पीछे क्या लगा हुआ है 3, तो के पीछे 3 लगा देना। ठीक, अगर रिएक्शन ए से पी रहता तब सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी होता है, यहाँ पे रिएक्शन 3 ए से पी है तो क्या हो जाएगा, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस 3 के टी होगा। और ये बात पहले बताए हुए हैं कि अगर ये जो के है ये के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, और अगर ए का रेट कांस्टेंट लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट तो 3 के हो जाएगा, उसीलिए सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस 3 के टी। अच्छा, प्रोडक्ट के पीछे कुछ भी लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, रिएक्टेंट के पीछे, अरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना रहता है जी, तो रिएक्टेंट के पीछे क्या लगा हुआ है उससे मतलब है। अगर यहाँ पे 2 से पी रहता था यहाँ पे 2 के टी हो जाता, जो भी रहेगा ना इसके पीछे वो के टी के पीछे डाल देंगे, हो गया। तो क्या याद करेंगे क्या इसके लिए, नहीं यार, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी ही दिमाग में रखेंगे रिएक्शन ए से पी के लिए। और जिसका भी पूछे 2 से पी, 3 से पी, 5 से पी, जो भी पूछे बस ओके के पीछे डाल दो, हो गया। दूसरा टी हाफ लिखना है इसका, तो टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई 2 के, ये तुमको याद है, और यहाँ पे ए के पीछे 3 लगा हुआ है तो के पीछे 3 लगा दो, तो क्या हो जाएगा सी नॉट बाई 6 के। अच्छा, कोई कोई अगर आके पहले लिखेगा सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, फिर नीचे लिखेगा सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस 3 के टी, मत लिखना इसे, बहुत शौक चढ़ा होगा इसे लिखने का, तो इसे लिखना फॉर रिएक्शन ए से पी, नीचे में सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, फिर नीचे में लिखना फॉर रिएक्शन 3 ए से पी, और फिर उसके लिए लिखना सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस 3 के टी। ई मत लिखना कि पहले सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिख दिए फिर नीचे वाली लाइन में सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस 3 के टी लिख दिए। और डायरेक्टली लिखो नहीं यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आता है, डायरेक्टली लिखो कि अगर ए से पी के रहता था सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो 3 लगा दिए। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने से बना लो पॉज करके जल्दी से, बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा इसका, कंसंट्रेशन एट टाइम टी मतलब सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिख दिए, ए के पीछे 5/2, दूसरा टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई 2 के, और ए के पीछे क्या लगा देंगे 5/2, तो 2 से 2 कट गया तो सी नॉट बाई 5 के। ठीक है भाई।